Hey everyone, welcome back to Ocean of Economics. So हम चल रहे थे हमारी सीरीज़ ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के एमसीक्यूज़ के रिलेटेड एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे. वी हैव डिस्कस टिल क्वेश्चन नंबर 8. सो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से. एंड एज़ यू नो कि हम जैसे जैसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मूव करते हैं हम क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं. तो अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चंस देखने हैं टिल 8 नंबर यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो एंड यू कैन वॉच. सो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे. इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स इनविजिबल आइटम्स. इनविजिबल हमने आइटम्स की बात की थी. अगर विजिबल आइटम्स जो होते हैं उनमें हम गुड्स को कंसीडर करते हैं और इनविजिबल के अंडर आती है हमारी जितनी भी सर्विसेज होती है दो सर्विसेज. सो इनविजिबल आइटम्स मीन सर्विसेज की यहाँ पे बात हो रही है जिसको बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड करते हैं. ऑप्शन ए, इनकम फ्रॉम टूरिस्ट. देखिए जैसे हमारी कंट्री में होते हैं जो टूरिस्ट लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो उस केस में टूरिस्ट कहीं पे होटल्स में रुक रहे हैं, है ना, या फिर कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इन सब चीज़ों से इनकम जनरेट होती है ना. तो यहाँ पे होटल में स्टे करना, रेस्टोरेंट में लंच डिनर करना, या फिर वी वुड से कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ये सब सर्विसेज के अंडर आता है बेसिकली. तो इससे जो भी इनकम जनरेट होती है उसको हम इनविजिबल आइटम्स के अंडर कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस इज़ करेक्ट. फॉरेन रेमिटेंसेस इन द सेंस कि अगर हम बोलें कि कोई पर्सन है जो फॉरेन में रहता है, वहीं पे अर्निंग करता है और यहाँ पे उसकी फैमिली रहती है, तो वो अपनी फैमिली के लिए कुछ मंथली बेसिस पे या फिर कुछ अमाउंट जो है मनी का वो ट्रांसफ़र करता रहता है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं रेमिटेंसेस से. अब रेमिटेंसेस इस वे में आ रही है, मतलब उनकी फैमिली मेम्बर्स के पास में उस पर्सन से पैसा आ रहा है. दैन ऑल्सो भाई हमारी कंट्री के अंदर तो पैसा आ रहा है ना, तो हमारे लिए तो ये क्या हो गई, एक रिसीट हो गई, हमने रिसीव किया है उसको, तो ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर इंक्लूड होती है एज इनविजिबल आइटम. विजिबल तो नहीं है ना, तो इनविजिबल आइटम की तरीके से कंसीडर होती है. नेक्स्ट, रॉयल्टी फ्रॉम फॉरेनर्स. रॉयल्टी क्या होती है, लाइक कॉपीराइट के सेंस में हम इसको समझ सकते हैं कि भाई एक बुक है, ठीक है, ये बुक जो है किसी राइटर ने लिखी है, तो आपको उस राइटर से परमिशन लेनी पड़ेगी इसको पब्लिश करने के लिए. या फिर हम बोलें कि कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, उसको कोई और कंपनी बनाना चाहती है, जैसे म्यूज़िक में होता है ना, म्यूज़िक के भी कॉपीराइट्स होते हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए क्या होती है, रॉयल्टी जो होती है एक उसकी फ़ी कंसीडर कर सकते हैं हम. तो अगर इस रॉयल्टी के फॉर्म में फॉरेन से कोई इनकम आई है, हमारे पास रिसीट आई है, तो ये भी इनविजिबल आइटम से रिलेटेड है, क्योंकि ये कॉपीराइट है, ये कोई बुक या फिर कोई फिजिकल चीज़ नहीं है जिसकी बात हो रही है, ये उसका कॉपीराइट के लिए जो फ़ी है वो है. तो ये सारी इनविजिबल आइटम से रिलेट करती हैं. एंड ऑल ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर. Next question, which is not correctly matched with regards to balance of payment. मतलब balance of payment के लिए कौन सा इनमें से correctly match नहीं है. Options will see, import of goods and services. जब हम goods और services का import करते हैं तो हम उसको कौन से अकाउंट में लिखते हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था. एक अकाउंट होता है करंट अकाउंट, जिसमें क्या आता है, जिसमें आती हैं गुड्स, जिसमें आती हैं सर्विसेज, एंड उसमें क्या आता है जो वन साइडेड ट्रांसफ़र्स होते हैं ना, वन साइडेड ट्रांसफ़र्स जो होते हैं वो भी इसी के अंडर कंसीडर होते हैं. तो यहाँ पे बात हो रही इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो बिल्कुल इंपोर्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज का दोनों करंट अकाउंट के ही अंडर आता है. तो देखो क्या लिखा है, डेबिट इन द करंट अकाउंट. करंट अकाउंट तो ठीक है, बट क्या ये डेबिट होगा? डेबिट क्या होता है, जब हमारे पास में पैसा आता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट में कंसीडर करते हैं, और जब हमारे यहाँ से पैसा जाता है तो हम उसको डेबिट में कंसीडर करते हैं. अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपने इंपोर्ट किया है, अगर आप इंपोर्ट करोगे तो पैसा आपके पास आएगा क्या? इंपोर्ट मतलब क्या, आपने ख़रीदा है, लेट सपोज इंडिया ने इंपोर्ट किया, मतलब इंडिया ने किसी और कंट्री से परचेज़ किया है, ख़रीदा है, तो हमको तो पैसा उनको देना पड़ेगा ना जिनसे हमने ख़रीदा है, तो इस केस में डेबिट होगा. तो यहाँ पे डेबिट मेंशन है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है. बट यहाँ पे पूछा नॉट करेक्ट, तो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन ए करेक्ट था. रिसीट्स ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट्स. ट्रांसफ़र पेमेंट्स की भी अभी बात की थी हमने कि वन साइडेड ट्रांसफ़र जो होते हैं, ट्रांसफ़र पेमेंट यानी कि हमने ट्रांसफ़र्स किए हैं, उसके पीछे ना तो कोई हमने गुड्स सेल की है ना कोई सर्विसेज प्रोवाइड की है, बस यूं ही किसी रीज़न से जब हम ट्रांसफ़र करते हैं वो होती है हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट्स. जैसे अगर हम स्कॉलरशिप्स की बात करें, है ना, पेंशन्स की बात करें, या फिर गिफ्ट्स की बात करें, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स के अंडर आती हैं. ठीक है, तो ट्रांसफ़र पेमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज, ये तीनों किसका पार्ट होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था क्या होता है, वो करंट अकाउंट का पार्ट होता है. सो क्या लिखा है देखते हैं, क्रेडिट इन करंट अकाउंट.
करंट अकाउंट तो ठीक है, क्रेडिट की बात कर रहे हैं भाई। रिसीट मतलब क्या, मिलना, रिसीव करना। अभी क्या बताया था भाई, डेबिट कब करते हैं हम, देखो हम इसको इसी फॉर्मेट में देखते हैं कि हमारा जो बीओपी होता है ना, उसमें इस साइड आता है हमारा डेबिट, ठीक है, और यहाँ पे आता है क्रेडिट। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई राइट हैंड साइड क्या आता है, तो पहले याद रखना क्रेडिट आता है और बाद में आता है डेबिट, ठीक है, हमारे बीओपी के अंडर। अच्छा, तो रिसीट जो है, अगर हमने रिसीव किया है मतलब हमको मिला है, तो हमारे अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी देखते हैं हम, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, मतलब डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई हमारा इंडिया एक कंट्री है, मतलब हमारी एक कंट्री है, इंडिया है। इंडिया के एग्जांपल की बात करें तो लेट्स सपोज अमेरिका की किसी कंपनी ने क्या किया, हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दी डायरेक्टली, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास में पैसा आया है तो क्रेडिट होगा, क्रेडिट करेक्ट है। इन द कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में क्यों होगा, क्योंकि कल हमने डिस्कस किया था कैपिटल अकाउंट जो है वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ये होता है कि जो भी असेट्स रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीज़ें होती है ना, बोरोइंग्स जो होती हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, हमारी कैपिटल अकाउंट के अंडर कंसिडर की जाती है। तो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी विल सी मैं आपको ऑप्शन यहाँ पे डायरेक्टली बता सकती हूँ कौन सा करेक्ट है, बट आई डोंट वांट दैट, क्योंकि वो तो आपको किसी पेपर में भी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखो पोर्टफोलियो भी इन्वेस्टमेंट का एक टाइप है, और अभी जस्ट बताया था कि किस में कंसिडर होता है, हमारे कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसिडर होता है, ठीक है, क्योंकि एक तरीके की क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट, बोरोइंग, ये सारी चीज़ें कहाँ आती है, कैपिटल अकाउंट में आती है। यहाँ पे क्या गिवन है, करंट अकाउंट, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। ये क्या होना चाहिए था, कैपिटल अकाउंट होना चाहिए था। फाइन, ओके, सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा है नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैपिटल फ्लोज दैट टेक प्लेस टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट आर कॉल्ड। ये चीज़ हमने कल डिस्कस की थी कि भाई बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या है, भाई हम क्रेडिट की भी बात करें, हम डेबिट की भी बात करें, हम 3 अकाउंट्स की बात करते हैं ना। ऑफिशियल अकाउंट जो है हमारा, एक है हमारा करंट और एक है हमारा कैपिटल। सभी अकाउंट में हम डेबिट और क्रेडिट की बात करते हैं कि कितना पैसा आया है फॉरेन से और कितना पैसा हमने दिया है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या फिर फॉरेन को। सो दैट इज़ द थिंग। अब क्या होता है, आई हैव टोल्ड यू कि भाई यहाँ पे जितने भी ट्रांजैक्शन हो, एंड में क्या होता है, हमको इनको बैलेंस करना पड़ता है। नाम ही क्या है इसका, BOP मीन्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस की बात हो रही है, तो दोनों चीज़ें एंड में इक्वल करनी पड़ेगी ना, जैसे बैलेंस शीट में करते हैं। सो सेम थिंग। अब ये बोलते हैं यहाँ पे कि भाई हम जो इसको एंड में इक्वल करते हैं तीनों अकाउंट्स को, तो वो इक्वल जिस फिगर से करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम। कैपिटल फ्लोज, वो कैपिटल दैट टेक्स प्लेस टू ब्रिंग इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम लाने के लिए क्या करते हैं, जो कैपिटल्स आती हैं, जो मनी आती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं। तो भाई ऐसा है कि 2 चीज़ें होती है। एक होती है हमारा अकोमोडेटिंग फ्लोज, अकोमोडेटिंग को हम सेटलमेंट भी बोलते हैं ना, सेटलमेंट फ्लोज, अकोमोडेटिंग फ्लोज। दूसरी है हमारी ऑटोनॉमस फ्लोज। ऑटोनॉमस मतलब जो चीज़ें चल रही है, मतलब कि जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ है ना, जो इन्वेस्टमेंट्स हुई, जो बोरोइंग्स हुई, ये सब चीज़ें अपने आप हुई है। अपने आप मतलब अपने आप नहीं हुई है, मतलब किसी ने की है, बट हाँ जो होनी थी वो चीज़ें हो गई ऑटोमेटिकली। और इसके बाद में हमको पता पड़ा, अच्छा भाई हमारा क्रेडिट तो ज़्यादा है, डेबिट कम है, अब क्या करना है। तो भाई ये तो इनबैलेंस हो गया ना, ये लेट सपोज 100 है, ये 10 है, तो ये तो इम्बैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। इसको इक्वल करने के लिए हम कुछ फिगर जो ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं अकोमोडेटिंग या फिर सेटलमेंट फ्लोज, ठीक है। तो इस चीज़ को सेटलमेंट, इस चीज़ को इक्वल करने के लिए जो कैपिटल यूज़ होती है वो कौन सी होती है, अकोमोडेटिंग फ्लॉज। इसको सेटलमेंट भी बोलते हैं, सेटलमेंट, और एक और चीज़ इसको बोलते हैं, एंड दैट इज़ कंपनसेशन, ठीक है। ओके, सो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑटोनॉमस क्या होता है, आई होप आपको समझ में आया कि जो चीज़ें खुद से चल रही हैं इकोनॉमी में वो सारी। और फाइनली BOP को बैलेंस करने के लिए जो कैपिटल ऐड करते हैं, जो फिगर या फिर जो वैल्यू ऐड करते हैं, वो होती है ऐड या लेस, जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हमारी अकोमोडेटिंग फ्लो। इसको क्या बोलते हैं, सेटलमेंट भी बोलते हैं और कंपनसेशन भी बोलते हैं। क्लियर है। FDI तो आपको पता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स अभी बता ही दिया था कि लाइक वन साइडेड ट्रांसफर जो होते हैं, लाइक स्कॉलरशिप्स हो गई, पेंशन्स हो गई, गिफ्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्लूड्स।
कैपिटल अकाउंट जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसके अंडर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं, अभी डिस्कस किया था। पता है डिस्कस करने की यही पॉजिटिव चीज़ होती है कि हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आती है। ऐसे करके टिक करके आंसर बता दिया उसका कोई सेंस नहीं होता। तो डोंट थिंक कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है इतनी बड़ी वीडियो देखना, इट वर्थ इट। ओके फाइन। कैपिटल अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो क्या इंक्लूड करता है, कैपिटल इनफ्लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी। कैपिटल इनफ्लो मतलब मनी का जो इनफ्लो होगा किसी वे में, ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इनफ्लो कंसीडर होता है कि हमारी कंट्री में पैसा आया है। सेकेंड थिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अभी जस्ट बताया था, इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या होती है, कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, इसका आप एक मिनट वीडियो पॉज करो और खुद से सोचो कि क्या ये कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर होगा या नहीं। ओके सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर कि ये इंक्लूड नहीं होगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम इकोनॉमिक्स में जो कैपिटल पढ़ते हैं ना, उस कैपिटल का मतलब होता है मशीनरी, होता है ना। पहले जब आप पढ़ के आएंगे तो कैपिटल में हम असेट्स, मशीनरी है ना, या फिर लैंड या फिर ऐसी असेट्स वाली चीज़ें रखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट सुन के ये लगता है नहीं यार इसमें तो मशीनरी और असेट रिलेटेड चीज़ें आएंगी, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बोरोइंग वाली चीज़ें आती हैं, मशीनरी का इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता। रीज़न क्या है, देखो मशीनरी क्या एक गुड नहीं है क्या, गुड्स और सर्विसेज की हम बात करते हैं ना, तो क्या मशीनरी एक गुड नहीं है, बिल्कुल है। हमारे लिए वो एक असेट हो सकती है, कैपिटल हो सकती है, बट सामने वाला बंदा मतलब जो प्रोड्यूसर है मशीनरी का, उसके लिए तो ये गुड ही है ना। तो दोनों हैंड पे जब असेट होती है तब हम उसको असेट कंसीडर करते हैं, अदरवाइज वो एक गुड होती है। तो ये चीज़ में हमेशा डाउट्स रहते हैं और आंसर्स गलत आते हैं। दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। सो ये आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी जो है, दोनों चीज़ें हमारी कैपिटल अकाउंट के अंदर कंसीडर होगी। जो कैपिटल आती है हमारे पास में, मनी आती है हमारे पास में हमारी कंट्री में, विद दैट जो इन्वेस्टमेंट्स आती हैं वो बोरोइंग्स तो मैंने बता ही दिया था। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, बट अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत वेट मत कीजिए इसके लिए, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, व्हाट इज़ द बेसिक रीज़न फॉर बैलेंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। क्या बात की थी भाई, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट तो हमेशा बैलेंस में रहेगा, बट क्यों रहेगा, इसका बेसिक रीज़न क्या है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेसिक रीज़न क्या है कि बीओपी जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट जो है वो हमेशा बैलेंस में रहता है। देखते हैं, इट इज़ एन अकाउंट। अच्छा भाई अकाउंट है, इसका ये मतलब तो नहीं कि हमेशा बैलेंस में रहेगा। अकाउंट तो कभी ऊपर भी मतलब डेफिसिट में भी हो सकता है, सरप्लस में भी हो सकता है। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ द करेक्ट रीज़न। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ रिकॉर्ड ऑफ फॉरेन ट्रांजेक्शन। तो क्या हो गया, फॉरेन ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड है तो हमेशा बैलेंस में रहेगा क्या, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, नॉट करेक्ट। इट इज़ बेस्ड ऑन डबल एंट्री प्रिंसिपल, एग्जैक्टली इट इज़ द करेक्ट थिंग। देखो अगर आपने अकाउंट्स कभी पढ़ी हो तो आपको पता होगा डबल एंट्री में क्या होता है कि जो चीज़ क्रेडिट में आती है उसको एक वे में हम डेबिट साइड में भी उसकी एंट्री, मतलब उसकी डबल एंट्री होती है, दोनों साइड एंट्री होती है। तो जब दोनों ही साइड हर चीज़ की एंट्री हो रही तो फाइनल क्या होता है हमारा, ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पे भी वही चीज़ हो रही है, दोनों चीज़ें अगर सेम हो गई तो क्या हुआ, दोनों इक्वल हो गई, बैलेंस आ गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इसीलिए होता है क्योंकि ये डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड होता है। डबल एंट्री सिस्टम की जब बैलेंस शीट बनती है तो वो भी हमेशा क्या हो जाती है, इक्वल में हो जाती है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है। लास्ट ऑप्शन हम देखते हैं, इट मेंटेन्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मेंटेन करती है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता कि ये हमेशा इक्वल होगी। ऑप्शन सी आपका जो है करेक्ट आंसर बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच अथॉरिटी टेक्स परव्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया। देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी अथॉरिटी है जो परव्यू अपने दायरे में, अपनी लिमिटेशन में रखती है किसको, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को। तो कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसका काम तो फाइनेंस से रिलेटेड है, ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को नहीं देखती। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये मनी रिलेटेड जो चीज़ें होती है उसको देखते हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से इसका कुछ लेना देना नहीं है। एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक जो है इसका फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। ये जो 1981 में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक एक्ट आया था उसके अंडर इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी, तो ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को देखता है। बट क्या ये वो अथॉरिटी है जो परव्यू करती है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट को, बिल्कुल भी नहीं। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को परव्यू यानी उसको अपनी लिमिटेशंस में लेने वाली जो मिनिस्ट्री है या फिर जो अथॉरिटी है वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। सो ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर। एग्जिम बैंक का तो फाइनेंस रिलेटेड वर्क होता है कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में फाइनेंस रिलेटेड कोई रिक्वायरमेंट है तो वो फुलफिल करवाना, बट इसका परव्यू कौन करता है, ये परव्यू बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते ही हम क्या करते हैं, सी को करेक्ट कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो डी वुड बी द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन विल सी 15th,
BOP मेजर्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स किसके बीच में होते हैं उसको मेजर करता है। तो लेट्स सी, कंज्यूमर्स ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज। तो वन कंट्री को हम एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया। ये बोल रहा है भाई कंज्यूमर अगर इंडिया के है तो वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है या फिर बाकी की जो कंट्रीज है उनके साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो क्या वो रिकॉर्ड होंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड होंगे। हमने ये थोड़ी बोला कि गवर्नमेंट दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो ट्रांजेक्शन कर रही है बस वही रिकॉर्ड होंगे। रेजिडेंट्स, नॉर्मल सिटीजन, नॉर्मल पीपल जो भी जो है कंज्यूमर जो है नॉर्मल वो कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें रिकॉर्ड होगी, ठीक है। दूसरा, प्रोड्यूसर्स ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज, बिल्कुल प्रोड्यूसर्स का भी जो हो रहा है वो भी बिल्कुल कंसीडर होगा। गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री विद अदर कंट्रीज, डेफिनेटली गवर्नमेंट भी जो दूसरी कंट्रीज़ के साथ करिए वो ज़रूर होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के अंदर कंसीडर होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कंज्यूमर है, प्रोड्यूसर है या फिर कोई सर्विस प्रोवाइडर है, इससे कोई लेना देना नहीं है। सभी के ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो रिकॉर्ड होंगे BOP के अंडर, ओके। सो D वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ओके। व्हाट हैव आई डन? D would be the correct answer. Next, spot market is the market where, spot market, spot at the time वाला market, ठीक है। at the time से याद रखना है spot word को, है ना। हम बोलते हैं ना ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, मतलब एट द टाइम, एट द प्लेस उसकी डेथ हो गई, तो वो वाली उससे थोड़ा रिलेट कर लेना तो याद रहेगा कि स्पॉट मतलब होता है एट द टाइम। तो स्पॉट मार्केट इज मार्केट वेयर करंट ट्रांजैक्शंस आर हैंडल्ड, बिल्कुल इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि एट द टाइम, एट द प्लेस की बात हो रही है। तो करंट ट्रांजैक्शन, करंट मतलब अभी करंट सिनेरियो में जो ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनको ये हैंडल करता है, बिल्कुल करता है। इसी के लिए तो बना ही है स्पॉट मार्केट कि जो करंट में जो ट्रांजैक्शंस चल रहे हैं उनको हैंडल करना इसका काम है, ठीक है। तो वो सारे इसके अंडर आते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे बाकी ऑप्शंस भी हमको हमेशा हमेशा देखने होते हैं, ओके। डोंट फॉरगेट कि एक ऑप्शन सही है तो दूसरे को हम नहीं देखेंगे, हम सभी को देखेंगे। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आर हैंडल, नहीं, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए दूसरे मार्केट हैं, हम उसकी बात करेंगे हमारे फर्दर वीडियोस में। स्पॉट तो करंट जो टाइम के लिए ट्रांजैक्शन चल रहे हैं उनको डील करता है, फ्यूचर को डील नहीं करता है स्पॉट मार्केट। नेक्स्ट, एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट क्या होती है? मैं एक वो लिखूंगी यहाँ पे फ्रेज और आपको उससे समझ में आ जाएगा। सही लिखा है? $1 इज इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली 85 रुपीज़, एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक्सचेंज रेट है कि एक करेंसी जो है उसकी वैल्यू दूसरी करेंसी के कंपेयर में कितनी है, मतलब मैं आपको कितने रुपए दूं कि आप मुझे $1 दोगे, है ना। तो करेंसी की प्राइस, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है करेंसी की प्राइस, बट हाँ करेंसी की प्राइस ही हो गई ना भाई, $1 खरीदना है तो 85 रुपीज़ लेके आओ, तो करेंसी की प्राइस। तो बोलता है एक्सचेंज रेट जो है यही वाली, ऐसी जो रेट्स बहुत सारी करेंसीज की आपस में क्या होती है, डिसाइड होती रहती है। तो बोल रहा है एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड इंस्टेंटली, बिल्कुल ना भाई, स्पॉट मार्केट की बात हो रही है, एट द टाइम की बात हो रही है, करंट ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, तो इंस्टेंटली इसकी जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होती है। स्पॉट मार्केट में ये होता है कि भाई दूसरी कंट्रीज के साथ जो बीच में ट्रेड हो रहा है तो वहाँ पे एक्सचेंज रेट डिसाइड होती है ना भाई, तुम्हारी कंट्री में अमेरिका में चलते हैं डॉलर, हमारी कंट्री में इंडिया में चलते हैं रुपीज़, तो एक्सचेंज करना है तो कैसे करें, तो कोई एक्सचेंज रेट तो पता होनी चाहिए ना, तो यही वो एक्सचेंज रेट होती है। तो आप करंट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, अभी के अभी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो इसकी जो एक्सचेंज रेट होगी वो भी तो अभी की मानोगे ना, फ्यूचर की या फिर पास्ट की थोड़ी मानोगे। तो वही चीज़ कि एक्सचेंज रेट भी जो होती है वो इंस्टेंटली इसकी यहाँ पे डिटरमाइन होती है, डिसाइड होती है। सो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन बी तो रॉन्ग था। सो डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू, बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डिसइक्विलिब्रियम होता है उसको हम किससे रेफर करते हैं? देखो, सरप्लस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस कैसे कि भाई आपकी जो रिसीट है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारे क्रेडिट और डेबिट दोनों चीज़ें चल रही, तो मैं रिसीट बोलूँ या चलो मैं आपके सिंप्लीफिकेशन के लिए क्रेडिट लिख देती हूँ, मतलब क्या, पैसे हमारे पास जो आए, और डेबिट मतलब क्या, जो पैसे हमारे पास से गए हैं। सरप्लस का ये मतलब होता है कि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है, मतलब आए मेरे पास इतने सारे रुपए बट गए सिर्फ इतने से, ये वाली चीज़। तो ये क्या डिसइक्विलिब्रियम है? बिल्कुल ये डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम तभी होता है जब दोनों चीज़ें क्या होती है, इक्वल होती है, तो इक्विलिब्रियम होता है। जब इक्वल नहीं है तो डिसइक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो सरप्लस है हमारा तो फ़ायदा है ये चीज़, है ना, पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, पर फिर भी ये क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। आगे देखो नेक्स्ट ऑप्शन, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। डेफिसिट सरप्लस का जस्ट उल्टा कि भाई हमारे जो क्रेडिट है वो तो कम है और डेबिट क्या है, ज़्यादा है। लेट्स सपोज हमारे पास डेबिट हुए 1000 रुपये हमने दिए सामने वाली कंट्री को, और क्रेडिट मतलब आए सिर्फ 100 रुपये, तो ये तो और भी भारी वाली सिचुएशन है, ये तो बिल्कुल भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट देखो, बोथ सरप्लस एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट।
तो ये भी क्या था, ये हमारा इक्विलिब्रियम नहीं था, ये डिसइक्विलिब्रियम था, ये भी हमारा डिसइक्विलिब्रियम था। बोथ सरप्लस एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, बिल्कुल दोनों ही चीज़ें जो है वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम लेके आती है। ना तो ये इक्विलिब्रियम देगी ना ही ये इक्विलिब्रियम देगी, कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं देगा। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब हमारा जो क्रेडिट है और जो डेबिट है तो वो बराबर है, ठीक है। तो डिसइक्विलिब्रियम कब होगा, जब सरप्लस है तब भी डिसइक्विलिब्रियम है, डेफिसिट है तब भी डिसइक्विलिब्रियम ही है। सो बोथ सरप्लस एंड डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, दोनों ही चीज़ें क्या लेके आती है, डिसइक्विलिब्रियम लेके आती हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, बी हैप्पी। ओके, एंड ओके, हियर्स द क्वेश्चन, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट इज़ रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कन्वर्टेबिलिटी मतलब कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबिलिटी मतलब कन्वर्ट कर पाना, है ना। तो कैपिटल अकाउंट में इसका क्या सेंस है, किससे रिलेट करता है, देखते हैं। नॉट अलाउइंग फॉरेन इन्वेस्टर्स टू होल्ड इंडियन फाइनेंशियल असेट्स, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनको इंडिया की जो फाइनेंशियल असेट्स हैं उनको होल्ड नहीं करने देना, क्या ये है, जी नहीं, ये नहीं है, ठीक है। कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी वॉज डिफाइंड बाय तारापुर कमिटी, एग्जैक्टली ये तारापुर करके एक कमिटी आई थी, इस कमिटी ने इस कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को की बात की थी, इसको डिफाइन किया था। तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आपके लिए एक नया इंफॉर्मेशन था ये कि तारापुर कमिटी जो है उसने क्या किया था, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी को डिफाइन किया था। टू गिव फ्रीडम टू इन्वेस्ट इन फाइनेंशियल असेट ऑफ अदर कंट्रीज़, बिल्कुल ये ऑप्शन आपका सही है भाई। ये कन्वर्टेबिलिटी जो है कैपिटल अकाउंट की, ये कंसेप्ट बोलता है कि दूसरी कंट्रीज़ में अगर हमको फाइनेंशियल असेट्स होल्ड करनी है तो हमें करने दो प्लीज़, हमको फ्रीडम दो, हमको रोको मत, ठीक है। तो वो चीज़ जो होती है वो क्या होती है, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल अकाउंट। सो बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, ऑप्शन D, both B and C are correct. So option D would be the correct answer. Thank you so much for watching this video and keep watching Ocean of Economics.